डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज के इस संवाद सत्र में आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आपको स्मरण होगा कि हमने पूर्व की इकाइयों में जाना संस्कृत व्याकरण के आधार, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा का जो व्याकरण है उसके आधार माहेश्वर सूत्र के बारे में। माहेश्वर सूत्र के बाद हमने अध्ययन किया कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, यह हमने सीखा। प्रत्याहार के बाद हमने देखा कि स्वर और व्यंजन क्या हैं, वह स्वर वर्ण कौन से होते हैं, व्यंजन वर्ण कौन से हैं, अयोगवाह कौन हैं, स्वर हैं तो कौन से स्वर हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत कौन से स्वर्ग हैं, व्यंजन हैं तो कौन से व्यंजन हैं। इसका भी हमने एक विस्तृत अध्ययन पूर्व के संवाद सत्रों में किया है। आज की इस इकाई में चूँकि अब हम स्वर जान चुके हैं, व्यंजन जान चुके हैं, तो सर्वप्रथम हम आज की इस इकाई में अध्ययन करेंगे स्वर संधि के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं कि संधि क्या है। तो संधि होता है योग, संधि होती है योग को बोलते हैं संधि। इसका मतलब है जुड़ना। कैसे जुड़ रहे हैं, जुड़ने का क्या एक क्रम है। संधि का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। आपने इतिहास में संभवतः अध्ययन किया होगा वर्साय की संधि, दो देशों के बीच हुई संधि। तो वहाँ पर जुड़ना, एक जुड़ने का भाव होता है, मिलने का भाव होता है, मेल का भाव होता है। स्वर का हमने अध्ययन अपनी पिछली इकाइयों में किया था कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो वर्ण स्वयं राजित हो सकें, स्वयं प्रतिष्ठित हो सकें, स्वयं ही उच्चारित हो सकें, वह वर्ण जो है वह स्वर कहलाते हैं। ऐसा हमने अध्ययन किया। संस्कृत में स्वर वर्णों को अच कहते हैं, इसका भी हमने अध्ययन किया था। स्वर वर्णों की संख्या 13 है। वह कौन से हैं? आ, ई, री, ली, उ, ए, ओ और औ। ये 13 स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्ण सुर या लय सूचक होते हैं। फिर ह्रस्व स्वर एक मात्रा का है, ये संख्या में 5 है, ये भी हमने देखा था। दीर्घ स्वर कौन है, ये हमने सब सीखा था। आज हम अध्ययन करेंगे संधि के विषय में। स्वर संधि क्या होती है। तो संधि की परिभाषा ये है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, विकार का यहाँ पर तात्पर्य है परिवर्तन, कि जब दो वर्ण मिलते हैं, दो वर्ण आपस में मिलते हैं, तो उनके मेल से जो उत्पन्न एक विकार है, उनके मेल से उत्पन्न जो एक परिवर्तन है, उसको हम व्याकरण की दृष्टि से संधि कहते हैं। जैसे विद्या एक शब्द है और एक शब्द है आलय। आलय मतलब होता है घर या स्थान। तो विद्या का आलय, विद्या का स्थान कहाँ है, तो वह विद्यालय है। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। आ धन आ बराबर आ, दीर्घ हो गई, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तो ऐसे हम अध्ययन करेंगे कि कौन सी संधि है। स्वर संधि के जो भेद हैं कौन हैं, तो जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो कोई विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की आगे हम परिभाषा पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद क्या हैं, तो दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि है, पररूप संधि है। इनके बीच बीच में स्वर संधि हम लगा सकते हैं, क्योंकि सभी ये जितनी संधियां लिखी हैं 8 ये स्वर संधि हैं। फिर प्रकृति भाव स्वर संधि या प्रकृति भाव संधि है, ये सभी स्वर संधियां कहलाती हैं। इसके बाद आपको द्रष्टव्य होगा मतलब दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर हमारे इस पर कि अकः सवर्ण दीर्घा जो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, और कौन सी संधि है उसका सूत्र क्या है, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य है, हमको दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चूंकि इसमें है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या है उसका हम अध्ययन करते हैं। संधि हम जान चुके हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न विकार है, जब दो वर्ण मिलते हैं
तो उन दो वर्णों के मेल से जो एक विकार उत्पन्न होता है, जब दो वर्णों के मिलने से जो एक उसमें परिवर्तन आता है, उसको हम संधि कहते हैं। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र है वह है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः, अक जो है वह प्रत्यय है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार हमने पढ़ा था, अयुण ऋल ऋक जो हमने वहां पर अध्ययन किया था माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत प्रत्याहार। तो जो अक प्रत्याहार है उसका यहाँ पर प्रयोग है दीर्घ संधि में, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए। सवर्ण मतलब समान वर्ण आए। आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ या ऊ आए, री के बाद समान री या री आए। तो ऐसा जब वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, दोनों के स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई ऊ री दोनों होते हैं तो री बनता है, लेकिन अब ऐसे वर्ण संभवतः कम प्रयोग में आते हैं। अर्थात ये दो सजातीय, सजातीय मतलब एक जैसे, एक समान वर्ण आते हैं, स्वर आसपास आए। पहले एक स्वर्ण है जैसे विद्या, फिर आलय, तो आ और आ आया। नदी धन ईस, ई और ई आया तो नदीश, ऐसे वर्ण। तो दोनों के मेल से सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर वर्ण वहां पर आ जाता है। इसी को हम दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घ संधि के उदाहरण क्या हैं? तो हम देख सकते हैं कि धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ, हिम धन आलय बराबर हिमालय, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं। विद्या धन अर्थी, विद्या विद्या हम लोग जो पढ़ते हैं इसको विद्या बोलते हैं। अर्थी मतलब चाहने वाला, अर्थी एक अन्य अर्थ उसका भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थी का वो है कि चाहने वाला या प्राप्त करने वाला। तो विद्या को चाहने वाला या विद्या को प्राप्त करने वाला, उसको हम बोलते हैं विद्यार्थी। यहाँ पर अ धन अ, आ धन आ धन आ, ऐसे उसमें भी दिया गया कि कौन से समान वर्ण मिले। तो यहाँ पर आ क्या है? पुस्तक के अंत में आ आया, फिर आलय में भी आ आया, दीर्घ। यहाँ ह्रस्व आ, यहाँ दीर्घ है, छोटा आ यहाँ बड़ा आ, ऐसा जान सकते हैं हम लोग। तो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। फिर हम देखें विद्या धन आलय, रवि धन इंद्र, रविंद्र हो गया, रविंद्र नाम होता है संभवतः लोगों का। मुनीन्द्र, गिरीश है, मुनि धनीश मुनीश है, मही, मही मतलब धरती, और इंद्र महींद्र, नारी धन इंदु नारींदु। अंत इसके बाद में हम ये भी देख सकते हैं कि ई धन ई बराबर ई, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी वर्ण मिला अंत में यहाँ दीर्घ वर्ण हो जाता है, अगर दोनों समान वर्ण हैं, सजातीय वर्ण हैं। फिर दीर्घ संधि के अन्य उदाहरणों में हम देखें तो भानु धन उदय, शब्द बनता है भानुदय। यहां देखें तो ऊ धन ऊ बराबर ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ऐसा बना। यहां पर ऊ धन ऊ बराबर ऊ, ये 3 इसको नहीं समझना है, हिंदी वर्णमाला का ऊ वर्ण है या संस्कृत वर्णमाला का ऊ वर्ण है, ऐसा समझिएगा। इसको 3 नहीं समझने का, ये थोड़ा सा हो सकता है 3 के जैसे लगे, क्योंकि उस पर सिरोरेखा नहीं है। लघु धन ऊर्मि बराबर लघूर्मि, सिंधु धन ऊर्मि बराबर सिंधूर्मि, वधू धन उत्सव बराबर वधूत्सव, वधू से संबंधित जो घर पर उत्सव मनाए जाते हो ऐसा उसका अर्थ। वधू धन ऊर्जा, ऐसा करके ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो हमने इसका सूत्र जाना अकः सवर्णे दीर्घः, और इसके जो उदाहरण हैं वो हमने सीखा। दीर्घ संधि की परिभाषा जो है वो हमने जाना कि यदि अक प्रत्याहार में आ ई ऊ री ली इन वर्णों के बाद यही सेम वर्ण आए ह्रस्व या दीर्घ, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाता है। दीर्घ संधि के हमने उदाहरण देखे हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं गुण संधि पर, जिसको हम गुण स्वर संधि भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो संधियां हैं वह स्वर संधियां हैं। तो गुण स्वर संधि इसका सूत्र होता है आद गुणः। इसकी परिभाषा हम देख लें कि यदि आ या आ के आगे ई या ई हो तो ए, ऊ या ऊ हो तो ओ, तथा री हो तो अर, ऐसा ली हो तो अल हो जाता है। लेकिन ली वर्ण का प्रयोग अब संभवतः जल्दी देखने को हमें नहीं मिलता है।
ऐसा एक उसका उदाहरण मिलता है, तव धन लकारः बराबर तवलकारः। ऐसा गुण संधि के उदाहरण हम देख सकते हैं। इसके पूर्व अगर हम गुण स्वर संधि को अपने हाथों की उंगलियों पर सीखना चाहें तो इसको हम मानते हैं कि चलो ये बड़ा अंगूठा में दिख रहा है तो बड़ा आ है या दीर्घ आ है, ये छोटा आ है। ठीक, इसके बाद ये छोटा आ है और ये बड़ा आ है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर दिए। फिर इसके बाद हमारे पास आया ई, ऊ, री, ली। छोटा या बड़ा आ है, ये छोटा आ हो गया और ये बड़ा आ हो गया। इसके बाद हमारे पास वर्ण आया ई, ऊ, री और ली, इन 4 उंगलियों पर। फिर हम देखें तो क्या वर्ण हो जाता है, ए, ओ, अर और अल। गुण स्वर संधि को अगर हम उंगलियों पर अपनी समझना चाहें तो ये हमारा बड़ा आ हो गया, ये छोटा आ हो गया। इसके बाद आया वर्ण ई, ऊ, री और ली। अब इसके स्थान पर बाद में कौन सा संधि होने के बाद वर्ण बनेगा, तो ऐसे देख सकते हैं कि ए छोटा या बड़ा धन ई बराबर ए, वही छोटा या बड़ा इस अंगूठे पे जो था, उसके बाद ऊ बराबर ऊ या बड़ा ऊ जोड़ने पर हुआ ओ, री ह्रस्व या दीर्घ होने के ओ आई तो हुआ अर, और ली वर्ण अगर आया तो उसके बाद हो जाता है अल। लेकिन संभवतः अब ली वर्ण हमें उदाहरण जल्दी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं। उसका उदाहरण है तव धन लकारः बराबर तवलकारः। उदाहरण देख सकते हैं कि इसमें परिभाषा में कि आ या आ के आगे ई या ई हो तो ए, ऊ या ऊ हो तो ओ, तथा री हो तो अर और ली हो तो अल वर्ण हो जाता है। इसे गुण संधि या गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि के जो उदाहरण हैं हम देखते हैं कि नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, आ धन ई बराबर ए, आ छोटा या बड़ा आ धन ई बराबर ए, इसकी हमने बात की। फिर नर धन ईश बराबर नरेश, उस पर हमने कहा आया आ के बाद यदि ई या ई आए तो ए। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, महाधन ईश बराबर महेश। ज्ञान धन उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश, जो ज्ञान का उपदेश होता है। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। संभवतः अक्सर देखते हैं कि ये महोत्सव वसंत महोत्सव, शीत महोत्सव, वार्षिक महोत्सव, ऐसे शब्द हम लोग प्रयोग में देखते हैं। तो जलधर ऊर्म बराबर जलोर्मी, ये गुण संधि के हमारे उदाहरण हैं। देवधन ऋषि, आया आ के बाद हमने कहा था अगर ई ऊ री आया तो आ के बाद री आया तो हो जाता है अर। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ऐसे उदाहरण हम गुण स्वर संधि के देखते हैं। गुण स्वर संधि के बाद हम देखते हैं कि वृद्ध संधि आती है, और गुण संधि में हम ऐसा देख सकते हैं कि जो इसके उदाहरणों में कि महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, जलधन ऊर्म बराबर जलोर्मी, महाधन ऊर्म बराबर महोर्मी, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो इन सभी उदाहरणों में हमको ये देखने को मिलता है। इसके बाद यह भी स्पष्ट है कि कौन कौन से वर्ण मिल करके क्या बने हैं। तो नर के बाद अंत में आता है आ, नर आ उच्चारण में आता है, और फिर इंद्र तो आ ई, आधन ई बराबर ए, नर फिर यहाँ पर आ, फिर ईश बड़ी दीर्घ ई उच्चारण में आती है, फिर यहाँ होता है नरेश, आधन ई बराबर ए, महाधन ईश बराबर महेश, आधन ई बराबर ए, ज्ञान धन उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश तो अ धन उ, तो ज्ञान का अ ह्रस्व अ और उपदेश का ह्रस्व उ बराबर अ, अधन उ बराबर ओ। फिर महाधन उत्सव, यहाँ पर महोत्सव शब्द बनता है संधि होने के बाद, तो यहाँ पर आ दीर्घ आ है, महा का दीर्घ आ और उत्सव का ह्रस्व उ छोटा उ मिलकर के बनता है ओ। जल धन ऊर्मी बराबर जलोर्मी, तो आ ह्रस्व आ, जल अ उच्चारण में ह्रस्व है, कम प्रयत्न करना पड़ता है, एक मात्रिक है। इसकी भी हमने चर्चा की थी कि कौन से स्वर हैं, ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है
कि पुलुत स्वर है तो ह्रस्व स्वर जो होता है वह एकमात्रिक होता है। पिछले संवाद सत्र में हमने इसकी चर्चा की थी। दीर्घ स्वर जो है वह द्विमात्रिक होता है, उसको बोलने में थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है। प्लुत स्वर जो है वह त्रिमात्रिक होता है, उसको दीर्घ से भी ज़्यादा 3 मात्राओं के बराबर समय या उससे भी अधिक बोल सकते हैं समय देना होता है उच्चारण के समय। तो जल धन ऊर्म बराबर जलोर्मी, तो अ धन उ बराबर ओ। आ यहाँ पर कैसे आया, तो जल का आ है सो आ, और ऊर्मी का बड़ा ऊ बराबर दीर्घ ऊ बराबर हो जाता है ओ। फिर यहां हम अगर देखें महाधन ऊर्मी, वही लगभग एक जैसा उदाहरण, यहाँ दीर्घ हेस्वा था जलोर्म में जल के, और यहाँ पर बड़ा ऊ है। यहाँ पर दोनों दीर्घ हैं, महा में हा आ दीर्घ है, ऊर्मी में बड़ा ऊ है दीर्घ ऊ है, दोनों मिलकर के होते हैं ओ। देवधन ऋषि, यहाँ पर देव अ ह्रस्व आ और री ऋषि बराबर देवर्षि। देवर्षि किसको बोलते हैं, तो देवर्षि बोलते हैं देवर्षि नारद को। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि गुण स्वर संधि के उदाहरण क्या हैं। गुण स्वर संधि को हमने उंगलियों पर भी सीखा कि यदि आ या आ ह्रस्व आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई उ री या री आता है, इन 4 ध्वनियों को आप मानिए कि ये ई है, ये ऊ है, ये री है और ये ली है। इसके बाद क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद आने के बाद अगर ई आई, ई छोटी या बड़ी आई तो ए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आया तो ओ, री या री आया तो अर, ली आया वर्ण तो अल हो जाता है। ऐसा हमने गुण स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया। गुण स्वर संधि के पूर्व में हमने दीर्घ संधि के या दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखे, जिसमें ये था कि यदि समान वर्ण आते हैं तो समान वर्ण कहने का मतलब ऊ के बाद ऊ आए ह्रस्व या दीर्घ हो। ऐसे यहाँ पर लघुधन ऊर में, तो यहाँ पर ह्रस्व ऊ है, यहाँ पर दीर्घ ऊ है ऊर्मी में, तो इसको हम ऐसा देख सकते हैं, तो हो जाता है लघुर में। सिंधु धन ऊर्मी बराबर सिंधूर में, वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। ऐसा हमने दीर्घ संधि का उदाहरण देखा है। दीर्घ संधि के बहुत से उदाहरण यहाँ पर द्रष्टव्य हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। दीर्घ संधि के अन्य उदाहरणों में हमने एक उदाहरणों को देखा कि धर्म धन अर्थ, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पर आ धन आ बराबर आ धन आ बराबर आ, हिम धन आलय, विद्या धन आलय, पुस्तक धन आलय, ऐसे ऐसे उदाहरण हमने यहाँ पर देखे। दीर्घ संधि का हमने सूत्र सीखा। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। यदि अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण, सवर्ण कहने का मतलब समान वर्ण, एक जैसा वर्ण, कि आया आ के बाद आ, ई या ई के बाद ई, ऊ या ऊ के बाद ऊ, ऐसे वर्ण आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। उनके मेल से संधि की भी हमने पूर्व में स्वर संधियाँ कौन कौन सी हैं उनको हमने देखा है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, इन सभी संधियों को भी हमने अध्ययन भी किया। इनके बारे में हम और विस्तृत रूप से बाद में जानेंगे। स्वर संधियाँ कितनी हैं, ये 8 स्वर संधियों का वर्णन मिलता है। तो ये 8 स्वर संधियाँ हैं। अभी तक हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसके बारे में अध्ययन अभी किया। इन संधियों का भी हम अध्ययन करेंगे। स्वर क्या है, स्वर के भी बारे में हमने जाना। स्वयं राजन्ते इत स्वराः, बिना स्वर को जाने हम स्वर से जुड़ी हुई संधियों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को हमने सीखा, इनके उदाहरणों को सीखा। अगले संवाद सत्र में हम जानेंगे वृद्धि संधि, यण संधि और उसके बाद अयादि संधि। इन सब संधियों का भी एक क्रम है। तो धीरे धीरे करके हम इन सभी स्वर संधियों के बारे में अध्ययन करेंगे अगले संवाद सत्र में। इस संधि में हम जान चुके हैं स्वर क्या है, पूर्व में अध्ययन किया। संधि की क्या परिभाषा है, 2 वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। दीर्घ संधि, उसके उदाहरण हमने जाने। गुण संधि, उसके उदाहरण जाने। और ये सभी संधियां स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। अगले संवाद सत्र में हम मिलेंगे सीखने के लिए, जानने के लिए वृद्धि संधि, यण संधि और तत्पश्चात अयादि संधि। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः